और ऑपरेशन अल शाम में टाइम्स नाउ न भारत पर होने वाला है वो खुलासा जो आज से पहले कहीं सुना तक नहीं गया था। वो पूरी दास्तान बताऊंगा आपको। एक आजाद हिंदुस्तान के गांव में कैसी साजिश रची गई जो अब से कभी पहले कभी नहीं हुई। आईसिस के आतंकवादियों ने महाराष्ट्र के गांव को अड्डा बनाया। आतंकियों ने इस गांव को न सिर्फ आजाद घोषित कर दिया बल्कि इसका नाम अल शाम बदल कर रख दिया। अल शाम नाम बेहद अहम। इस अल शाम नाम का मतलब क्या बताऊंगा आपको, लेकिन आतंकियों के इस प्लान का खुलासा कब हुआ? यह खुलासा तब हुआ जब एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के 44 ठिकानों पर रेड की। बेहद गुप्त तरीके से गांव आतंकियों का अड्डा बना था और खिलाफत की कस्में इस गांव में खिलाई जाती थी। और इसी बीच आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के ठाणे के पास एक गांव है जहां आईसिस आतंकियों के नापाक प्लान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने गांव को आजाद घोषित किया। गांव का नाम पड़गा था, लेकिन आईसिस आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया, पड़गा नाम बदलकर अल शाम कर दिया। और अल शाम का हिंदी जो मतलब है, हिंदी तर्जुमान जो है वो है ग्रेटर सीरिया, आजाद क्षेत्र। ये आईसिस के आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया और ये महाराष्ट्र से खबर है। इस वक्त महाराष्ट्र के ठाणे में एक गांव में आईसिस के आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया और यह खुलासा तब हुआ जब एनआईए ने 44 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने छापेमारी के दौरान कई सबूत जुटाए, कई डॉक्यूमेंट जुटाए। उसके बाद जब लीड पर लीड मिलती गई, उसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे के इस पड़गा गांव में पहुंचे, जिस पड़गा गांव का नाम बदल करके अल शाम कर दिया गया था। अब अल शाम का जब मतलब तलाशने की कोशिश की तो जानकारों से कंसल्ट किया गया जो कि आईसिस की इस पूरे नॉमेनक्लेचर को जानते हैं। नाम निकल के सामने आया ग्रेटर सीरिया, यानी सीरिया में जिस तरीके से आईसिस का एक छत्र राज्य है, धर्म के नाम पर हुकूमत की जाती है, वैसी ही चीजें ग्रेटर सीरिया या अल शाम या ओरिजिनल जो नाम है पड़गा, वहां पर आईसिस करने की कोशिशें कर रहा था। यह बेहतर रहा कि जिस गांव में आईसिस ने अपना डेरा बनाया, जिस गांव में आईसिस ने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, इससे पहले के मंसूबे आगे बढ़ते एनआईए की छापेमारी हुई। 44 अलग अलग जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी और उसके बाद ऑपरेशन अल शाम का खुलासा हुआ। लेकिन ये गांव आतंकियों के टारगेट पर कैसे आया, युवाओं को भड़काया कैसे जाता था, अब जरा ग्राफिक के जरिए एक एक करके आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। पहली बात, आईसिस के आतंकियों ने एक गांव को टारगेट किया। उस गांव पर आईसिस के आतंकी पहुंचे और वहां जाकर के पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया। स्थानीय प्रशासन तक ये जानकारी कैसे नहीं पहुंची, ये अभी लगातार सवाल उठ रहे हैं। गांव का नाम पड़गा था, पड़गा से बदल करके उस गांव का नाम अल शाम कर दिया गया आईसिस के आतंकियों के द्वारा। गांव में आईसिस के आतंकियों की भर्तियां की जाती थी, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और महाराष्ट्र के इस गांव में सिर्फ एक कानून चलता था, वो कानून शरिया कानून। खलीफा का राज लाने के लिए बैयत यानी कस्में दिलाई जाती थी, जिसको कि अरबी भाषा में बैयतें कही जाती। युवाओं को जिहाद करने के लिए भड़काया जाता था। शरिया कानून के मुताबिक जीवन जीने की उनको कलाएं सिखाई जाती थी, कस्में दिलवाई जाती थी और कहा जाता कि तुम्हें आगे चलकर जिहाद करना है। जिहाद के तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर इन युवाओं को तैयार किया जाता था। तो पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताई कि कैसे आईसिस के आतंकवादी उस गांव में पहुंचे, उस गांव का पड़गा से नाम बदलकर अल शाम कर दिया। कैसे वहां पर आईसिस के आतंकियों का पूरा एक मॉड्यूल चलाया जा रहा था, भर्तियां निकलती थी, युवाओं का टेस्ट होता था कि उनको शरिया के बारे में कितनी जानकारी है, कुरान का अपभ्रंश रूप यानी मन माना रूप जो बताते थे युवाओं को, उस रूप के बारे में कितनी जानकारी है। उनके दिमाग को बरगलाने की कोशिशें की जाती थी और ये एनआईए की छापेमारी के बाद खिलाफत के सपने पूरे हुए। ठाणे के उसी पड़गा गांव में टाइम्स नाउ नभा की टीम पहुंची जहां आईसिस की साजिश रची जा रही है। आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र का यह एक गांव पगजा बोरीवली क्यों बना है सीरिया का एक नया वर्जन, ये आपको दिखाएंगे एकदम ग्राउंड जीरो से। क्योंकि सबसे पहले इस गांव की एंट्री पर ये एक बोर्ड है जो विनायक आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक
फेक नहीं और अल्लाह के रसूल है। ये साफ तौर पर आपने बोर्ड देखा। इसी के आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे विनायक उस गांव की। और मैं आपको बता दूं, हम इसे इसलिए सीरिया कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बंदूक कैसे चलानी है, बारूद कैसे बनाने हैं, ड्रोन कैसे चलाना है, ड्रोन से हमला कैसे करना है, वो इस गांव में दिखाया जाता है। और इस गांव की शुरुआत होती है इस रास्ते से, जहां पर आप देखेंगे कि एनआईए की टीम ने 60 से 70 गाड़ियों के साथ शिरकत की। लगातार 600 पुलिसकर्मियों के साथ इस पूरे गांव को घेरा, 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ना सिर्फ कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, हार्ड डिस्क, इन सभी चीजों को सीज किया गया है, बल्कि इसी के अलावा आरोपी ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो कि बम धमाकों के मुख्य आरोपी रहे हैं। बकायदा यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, हदीद के अलग मायने पढ़ाए जाते हैं और अल्लाह की पाबंदी में लोगों को जिहादी मानसिकता का शिकार बनाया जाता है इस गांव में। और इसीलिए यहाँ पर हर बोर्ड जो है वो उर्दू में है। और एक समुदाय इतना ज्यादा प्रभावशील है कि वो अपने आप को यहाँ का नेता और अपने आपको यहाँ का मुखिया और यहाँ तक कि दूसरी जातों का भगवान भी वो खुद को बताकर आतंकी साजिशों को अंजाम देने की तैयारियां करता है। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, पड़गा गांव के बारे में क्या क्या जानकारी सामने, कब से पूरा ऑपरेशन वहां एक्टिव था? बिल्कुल, सीधी सीधी तस्वीरें एक बार विनायक दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ से दोनों पक्षों की बात हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देख पाएंगे पीछे हमारे बकायदा वो गांव है पगदा बोरीवली का, जहां पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो था वो एजेंसीज द्वारा लोकल पुलिस की हेल्प से, स्पेशल फोर्स की हेल्प से कंडक्ट किया गया था, जिसमें से कई सारे लोगों के साथ पहले पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें दोबारा उनके घरों को भेजा गया। जबकि अमूमन कई ऐसे लोग थे जिसमें 15 का आंकड़ा सामने आया है कि उन्हें एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है, जिससे कि वो पूछताछ करना चाहते हैं, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कई हार्ड डिस्क भी बरामद हुई है। और इसी के साथ साथ एनआईए का ये भी दावा है कि उन्होंने कई ऐसे गन्स को इल्तिजा किया है, कई ऐसे झंडे उनको मिले हैं जो कि कंट्रोवर्शियल, और इसी के साथ साथ 66 लाख रुपए कैश की भी बरामदगी हुई है। लेकिन ये कहानी है एनआईए के सर्च ऑपरेशन की, जिसकी जांच फिलहाल आगे बढ़ रही है एक एक करके। गांव के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पक्ष भी सुनेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या व्यू है। आप लोग खुद इस गांव के हैं, क्या कहना चाहेंगे? देर रात 2 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ, एक बड़ी टीम यहां पर तैनात होती है, 15 लोगों की बड़ी गिरफ्तारी होती है, इस चीज को कैसे देखते हैं? जी, इसको अगर देखा जाए तो आपने जिस एतबार से कहा है कि इन्होंने अपने एतबार से किया, सबका साथ था, लेकिन एक चीज़ है कि यार देर रात पहले तो घुसे हैं, उसके बाद इसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। तो आपने कहा कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए है, उसमें अभी तक और भी लोग हैं जिनको एक हिरासा और खौफ का माहौल बनाने के लिए काम किया गया है। और जिन लोगों को यहाँ से ले गया उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई किसी ताल्लुक नहीं। हाँ, ऐसा है कि कस्टडी और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप ये करके कुछ लेके आएंगे। मैंने पहले कहा था कि एक उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस बार भी सब बाइज्जत ही बिल्कुल साफ आ जाएंगे। साकिब नाचन के बारे में क्या कहेंगे? उनके ऊपर ये भी आरोप है कि 2002-2003 के बम धमाकों में उनका मुख्य आरोपी के तौर पर नाम शामिल था। वो कस्टडी में रहते हुए भी बाहर लोगों को ऑपरेट कर रहे थे बरगलाने के लिए। आईसिस मॉड्यूल एक बहुत बड़ी एंटी नेशनल चीज है, आप इसको समझते होंगे युवा के तौर पर, तो उस चीज को कैसे देखते हैं? साकिब नाचन के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ख्याल यही है कि अदालत ने सारी चीजें की थी लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर कह रहे के अंदर रह करके उन्होंने किया तो फिर आपका सिस्टम कमजोर है। बिल्कुल जी। यहाँ पर देखेंगे कई युवा जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप लोग सेम गांव से हैं, आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार हैं? सबसे पहले तो ये लोग जो गांव में घुसे रात के टाइम पे जबरदस्ती लोगों के घर में घुसे है बगैर वारंट के और लोगों को धमकाया है। कई लोगों के घर के दरवाजे भी तोड़े और कई लोगों के कबर्ड और तिजोरियां भी लोग ने तोड़े। और जो छोटे छोटे बच्चे थे जो डर के मारे उड़ गए थे उनको भी इन्होंने धमकाया है। लेकिन मान लीजिए अगर जो एनआईए का ये कहना है कि उनके पास कैश मिला, उनके पास हमास के झंडे मिले, तलवारें मिली, गन्स मिली, कैश मिला, इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल मानते नहीं है ये चीज को, ये सब झूठ है।
और बिल्कुल झूठ है ये, कुछ मिला नहीं है इनको सिर्फ ये हमारे गांव में मोबाइल फोन्स मिले जो हर घर में अवेलेबल रहते हैं। आप कोई भी घर में जाएंगे आपको मोबाइल फोन्स मिलेंगे, सेल फोन्स का जमाना है, लोग हर कोई यूज करता है। वो इन्होंने हर घर से फोन्स लिए हैं और पैसे जिसके इसके कबड़ में थे जो 70,000 20,000 30,000 ये जमा करके लेके गए, सब झूठे आरोप इन्होंने लगाए। तो ये एक पक्ष हमने सुना। शिवानी, दोनों काम और पक्षों की कीजिएगा बातें कि NIA ने आपने अपनी शुरुआत में दिखाया था कि गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। अगर ये युवक उसको पढ़ के उसका मतलब बता पाए, क्या लिखा है बोर्ड पर? देखिए आनंद, फिलहाल हम उस पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पर हैं, लेकिन सिंस यहाँ पर युवा हैं उनसे बातचीत हम करेंगे। इस चीज को एक सवाल ये उठता है कि जो गांव है वो महाराष्ट्र का है, जैसे सरकार ने हर जगह लिखा है कि दुकानों के नाम हो, जगहों के नाम हो, वो मराठी में होनी चाहिए। इस गांव में अधिकतर जो बोर्ड्स थे वो उर्दू लफ्ज में भी लिखे गए थे। तो क्या यहाँ पे बहुभाषी लोग मुसलमान हैं इसलिए, जो उर्दू समझते हैं इसलिए ऐसा है? लोगों को मराठी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो लोग पढ़े हुए वो उर्दू स्कूल से लोग पढ़े हुए, और मदरसे के जो बच्चे सब उर्दू स्कूल से पढ़े हुए सरकारी। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उर्दू स्कूल से अब जो भी है सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। मेडिकल्स, किराना विराना सब जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। कुछ दुकान ऐसे तो कोई भी दुकान ऐसी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने गाँव में जो बोर्ड लगे हैं कुछ जगहों पर छोटे छोटे, जो कुरान की आयतें है, तस्बीहात है, हम लोग जो पढ़ते उठते बैठते सोते जागते, हमको जो हमारे खुदा रसूल ने और नबी ने जो हमको सिखाया है वो हम अभी भी पढ़ते, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है। ये सब उर्दू में लिखी गई है, मराठी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये कुछ चीज नहीं है, ये तस्बीहात है। नाम बदलने को लेकर सवाल कर सके कि हर मुसलमान जो घर में पढ़ता है, उठते बैठते सोते जागते जो पढ़ता है, जो हमारे नबी ने हमको सिखाया, जो किताबों में हमारे है। अच्छा, एक और खास चीज जो मैं इन भाई से बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि NIA का आपने जो भी कहा कि ईश्वर करे कि वो लोग बेगुनाह साबित हो, लेकिन ये भी सवाल उठा है, जानकारी NIA का ये दावा है कि गांव का जो नाम है उसे भी बदला गया है, उसे एक आजाद गांव के तौर पर भी घोषित किया गया है। इसमें कितना तथ्य है? सब झूठ है। इसका नाम पहले भी बोरियोली था, अभी बोरियोली है। अच्छा जी, ये सब इनकी क्या है, एक माहौल और एक बनाने के लिए, लोगों के जहनों को खराब करने के लिए चीजें सब की जा रही है। इसके अंदर कोई इस अंदाज के आजाद ये और आजाद मुल्क इस अंदाज का कोई नहीं है। इनको चूंकि कोई चीज इसके ताल्लुक से मिली नहीं थी और एक इशू बनाना था। दूसरा ये है कि इसके अंदर एक पॉलिटिकल इशू भी बहुत बड़ा है कि अभी राम मंदिर का जो इफ्तिताह होना है उसके लिए भी उन्होंने कार्रवाइयां शुरू की ताकि इनको कोई रुकावट ना आ जाए। इस अंदाज से भी इनका ये काम चल रहा है, या वो समझते होंगे कि लोग इस चीज को नहीं ये कर रहे। लेकिन युवाओं से बस दो सवाल पूछेंगे कि साकिब नाचन को ये जानते हैं कि नहीं जानते, या साकिब नाचन गांव में रहता था तो क्या उसका रोल था? और दूसरा है कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर में कोई रुकावट ना आ जाए, तो कैसी रुकावट इनको लगता है कि आ सकती है? जानना चाहूंगी तो नाचन फैमिली को आप कितना जानते हैं, साकिब नाचन को आप कितना जानते हैं, और आपको क्यों इतना दावा है कि वो बेगुनाह है? इतना ही जानते हैं जितना गांव में रहने वाला एक आदमी दूसरे को जानता है। गांव में रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि अजनबी है। गांव है जितने बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और उनके रवैया और ये सारी चीजें इस अंदाज की है नहीं। शिवानी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास इस बारे में और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगे इसी बीच बड़ी खबर ये कि NIA के शिकंजे में इस वक्त ISIS का एक इंडिया ऑपरेटर आ चुका है। 9 दिसंबर को रेड की गई। 9 दिसंबर की रेड में साकिब नाचन को अरेस्ट किया गया। ये साकिब नाचन नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में वो गांव में मौजूद युवा भी बता रहा था कि हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो गांव में रहता था। साकिब नाचन पर आरोप ये कि वो ISIS के लिए लड़ाकों की भर्ती करता था, लड़ाकों को खिलाफत की कस्में खिलवाता था साकिब, और इसीलिए ISIS के ऑपरेटर के तौर पर उसको पहचाना गया। और NIA ने अपनी जांच में, अपनी इस तहकीकात में, अपनी इस कार्रवाई में साकिब नाचन को गिरफ्तार किया। ड्रोन के जरिए, तलवारों के जरिए भविष्य में आने वाली जंग को न सिर्फ खड़ा करने बल्कि उस जंग में अपने आप को मजबूती से तैयार करने की तस्वीरें इस गांव में तैयार हो रही है, जो कि मुंबई के काफी करीब भिवंडी के पड़गा इलाके में आता है। और यहाँ से एक तस्वीर मैं आपको विनायक से गुजारिश करूंगी दिखाने की, मौजूद उस मस्जिद की जहां पर बकायदा गिरफ्तार हुए जो कुछ आरोपी हैं वो इनके घर के पास की सबसे नजदीकी मस्जिद है, आप जो देख पा रहे हैं, जहां पर वो नमाज अदा करते थे। हालांकि इन सभी का जो मुख्य काम था वो था रेडिकलाइजेशन, यानी कि युवाओं को बरगलाना, इसी तरीके के मासूम लोगों को बरगलाना, उनके
उनके साथ काम करना, उनको अपनी साजिश का शिकार बना के आईसिस के लिए उनको तैयार करना। ऐसे ही बच्चों के हाथों में गन्स पकड़ाई गई हैं, ऐसे ही बच्चों के हाथों में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग, ड्रोन को बनाने की ट्रेनिंग कराई जाती थी। घरों के जरिए, यूट्यूब के वीडियो के जरिए, पर्सनल वीडियोस बनाकर इनको ट्रेन किया जाता था। और उसके बाद ये सभी जो है वो इस गांव में रहते थे। और इस गांव की विशेषता ये है कि इसे आजाद घोषित किया गया है। आजाद इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये अपने कानून के हिसाब से चलते हैं।